गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कमल लोधवाल आपका दोस्त स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश की शाखा और इससे संबंधित आपको चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कल अपन ने चर्चा करती रणथंभौर के जो चौहान शाखा है उसकी चर्चा करी थी। आज अजमेर के चौहान वंश की शाखा की जो चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस YouTube परिवार का सदस्य हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में ही अजमेर स्थित है। यहाँ पे अजमेर स्थित है और अजमेर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे अब बात आती है अजमेर की, जो संभाग कब बना। तो संभाग की अगर बात करें तो संभाग बनता है ये 1987 में। 1987 में ये संभाग घोषित कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1956 को ये जिला घोषित हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1956 को तो इसको जिला घोषित कर दिया जाता है और संभाग की बात करें तो 1987 में इसको संभाग घोषित कर दिया जाता है अजमेर को। आगे बढ़ते हैं। एक और बात आती है कि इनको किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। इसको कहा जाता है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और इसको और कहा किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसको जब जिला घोषित कर दिया गया तब इसको राजधानी भी बनाई गई थी। राजधानी भी घोषित की गई थी अजमेर को। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि इसको जिला घोषित किया गया 1 नवंबर 1956 को। 1987 में संभाग घोषित कर दिया गया और राजधानी बनाई गई। इसको भारत का मक्का कहा जाता है और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अंडों की टोकरी भी इसको कहा जाता है अजमेर को। अब चर्चा करते हैं आगे की। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे एक शासक हुआ, उसका नाम पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट आता है। इसके बाद में गद्दी पे बैठता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद में बैठता है अजयराज। अजयराज गद्दी पे बैठता है और अजयराज गद्दी पे बैठने के बाद में क्या होता है कि 1100 कब की बात आती है? 1113 ईस्वी में इसको अजमेर को बसाया। किसने बसाया? अजयराज ने। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को बसाया और बसाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उस दुर्ग का नाम आता है अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया अजयराज ने। इतनी चर्चा हमें इससे मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। एक अजमेर में एक पहाड़ी है, इस तरीके से एक पहाड़ी बनी हुई है और उसका नाम है बीठड़ी। बीठड़ी पहाड़ी। और बीठड़ी पहाड़ी पे एक किला बना हुआ है इस तरीके से, और उस किले का नाम आता है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग बीठड़ी पहाड़ी पे स्थित है और
ये जो तारागढ़ दुर्ग है इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों इसको है जो एक और बात आती है कि जो बिशप हेबर था, कौन? बिशप हेबर। बिशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है किसने? बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और चर्चा करने वाले हैं। इसको तारागढ़ जो दुर्ग है इसको अरावली का अरमान, अरावली का अरमान भी कहा जाता है तारागढ़ को। और क्या कहा जाता है? राजपूतानों की कुंजी कहा जाता है इसको। राजपूतानों की कुंजी कहा जाता है इसको। राजपूतानों की कुंजी कहा जाता है इसको। दोस्तों आगे चर्चा करते वाले हैं। बात क्या कर रहे थे हम? अरावली का अरमान कहा जाता है तारागढ़ को, राजपूतानों की कुंजी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पे है? तो बीटली पहाड़ी पे है जो तारागढ़ दुर्ग स्थित है। और एक और बात आती है कि इस दुर्ग को तारागढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है? तो एक राजा हुआ था, और राजा कौन था? मेवाड़ का राजा था, जिसे उडना राजकुमार भी कहा जाता है। और उसका नाम आता है, क्या आता है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। और उसकी रानी का नाम आता है, या उसकी रानी का नाम आता है, और रानी का क्या नाम आता है? ताराबाई। और ताराबाई की उसकी प्रिय पत्नी होने के कारण यहाँ पे जो इसने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और इसको उडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, उडना राजकुमार, क्योंकि ये घोड़ा बड़ी तेजी से चलाता था, घोड़े की सवारी सबसे ज्यादा फास्ट करता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं एक ये तारागढ़ जो दुर्ग है, इस तारागढ़ जो दुर्ग में पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात आती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अपन ने चर्चा पहले की वीडियो में कर ली थी, पर और थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी यहाँ पे है, का स्मारक बना हुआ है। एक और बात आती है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी यहाँ स्थित है। और बात आती है घोड़े की मजार भी यहाँ स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, घोड़े की मजार और मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पे ही स्थित है। एक और बात आती है रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल भी यहाँ पे ही है। और रूठी रानी कौन थी? तो मालदेव जो जोधपुर का राजा था, उसकी पत्नी का नाम आता है उमादेव, उसका नाम था, उसको ही रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ही उसका महल बना हुआ है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी यहीं पे तारागढ़ के किले में, और घोड़े की मजार भी यहीं स्थित है, मीरान साहब की दरगाह भी यहीं है, रूठी रानी का महल भी यहीं स्थित है। आगे चलते हैं, आगे की चर्चा करने वाले हैं। अब शासक कौन आता है? अब शासक आता है यहाँ पे
एक शासक आता है, उसका नाम आता है अर्णोराज। क्या आता है? अर्णोराज। अर्णोराज की चर्चा करने वाले हैं, अर्णोराज, या फिर उसको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, आनाजी। अर्णोराज या आनाजी दोनों ये एक ही व्यक्ति है। और क्या होता है कि एक राजा था और उस राजा का नाम आता है क्या? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री आती है एक, उसके पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम क्या आता है? उस पुत्री का नाम आता है कांचन देवी। और कांचन देवी इसकी जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है। और अर्णोराज और जय सिंह सिद्धराज के मध्य युद्ध होता है और युद्ध होने में यह पराजित हो जाता है जय सिंह, और जय सिंह पराजित होने के बाद में कांचन देवी का विवाह हो जाता है अर्णोराज से। किससे हो जाता है? अर्णोराज से इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाने के बाद में एक पुत्र है जो जन्म लेता है और पुत्र का नाम आता है सोमदेव। सोमदेव एक पुत्र जन्म लेता है इससे, कांचन देवी से। कांचन देवी का पुत्र कौन होता है? सोमदेव। और इसको एक और नाम से जानते हैं, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान भी इसी का नाम है, सोमदेव। माता का नाम कांचन देवी, पिता का नाम अर्णोराज या आनाजी जिसे कहते हैं। अब चलते हैं, अर्णोराज जी के एक रानी और थी और उस रानी का नाम आता है, उस रानी का क्या नाम आता है? उसका नाम आता है सुधवा। और सुधवा के 3 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं। पहला का नाम आता है जगदेव। जगदेव पहला पुत्र कौन होता है? जगदेव। दूसरे पुत्र की अगर चर्चा करें तो उसका नाम आता है देवदत्त। क्या आता है? देवदत्त। और तीसरा जो पुत्र होता है उसका नाम क्या आता है? उसका नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम आता है, इसका नाम एक और नाम क्या है? बिसलदेव। बिसलदेव। बिसलदेव भी विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा जाता है। अब कहानी क्या आती है कि ये जो जगमाल है या जगदेव है, जगदेव है, इसने क्या किया? अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो बात क्या आ जाती है कि पहली बात तो ये पितृहंता क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाने लग जाता है जगदेव। एक और बात आती है कि चौहानों का, क्या बात आती है? चौहानों का प्रथम पितृहंता कहलाने लग जाता है कौन? जगदेव। किस कारण? अपने पिता अर्णोराज या आनाजी की हत्या कर देता है। इस वजह से ये पितृहंता कहलाने लग जाता है। अब बात आती है, अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया। उससे पहले आपको रिवीजन करवा दूं कि अर्णोराज ने युद्ध किया जय सिंह सिद्धराज के साथ में और पराजित करने के बाद में जो कांचन देवी है इसकी पुत्री, उससे विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम आता है सोमदेव। और सोमदेव या इसको सोमेश्वर चौहान भी कहा जाता है। इसके एक और पुत्री आती है, एक और पत्नी होती है, उसका नाम है सुधवा। और सुधवा के 3 पुत्र जन्म लेते हैं। पहले का नाम आता है जगदेव, दूसरे का नाम आता है देवदत्त और तीसरे का नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ, या फिर उसको कहते हैं बिसल देव भी कहा जाता है।
जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करने के कारण इसे पितृहंता कहा जाता है, और चौहानों का प्रथम पितृहंता भी जगदेव ही कहलाता है। अब चर्चा करते हैं आगे की। अब क्या होता है, अजमेर में अर्णोराज जी ने एक झील का निर्माण करवाया, और उस झील का नाम आता है, ये झील है आपकी, और इसका नाम आता है आना सागर। आना सागर झील का निर्माण करवाया, किसने करवाया? अर्णोराज ने या आना जी ने। ठीक है, अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम आता है आना सागर झील, और आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया, यह भी आपको इंपॉर्टेंट बात है। तो जब तुर्कों से युद्ध हुआ, तो तुर्कों से युद्ध होने के कारण वहां की जो जमीन है, वहां की जो धरती है, वो खून से लथपथ हो गई थी, और खून से लथपथ होने के कारण उसको साफ करने के कारण अर्णोराज ने जो आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये बात आती है कि तुर्कों के जो आक्रमण के कारण वहां जो तुर्क मरे, और उनके खून से जो जमीन संधी, उसको साफ करने के कारण आना सागर झील का निर्माण करवाया। और किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। ठीक है, अब बात आती है कब करवाया अर्णोराज ने इसका निर्माण? तो 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण? आना सागर झील का। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये किसके अनुयायी थे? अर्णोराज शैव धर्म के, शैव धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं अर्णोराज जी। अर्णोराज शैव धर्म को मानते थे। ये शैव धर्म को मानते थे अर्णोराज जी, शैव धर्म के अनुयायी थे। आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 ईस्वी में। एक और बात क्या आती है कि अब चर्चा करते हैं आगे की। इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में। किस लिए करवाया? कि तुर्कों से जब आक्रमण हुआ तो उनकी जो खून से सनी हुई धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, और इस जो ये झील है आना सागर झील, ये नाग की पहाड़ियों के बीच में अजमेर में स्थित है। और यहाँ पे एक नदी आती है, और उस नदी का नाम आता है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी इसमें आके गिरती है। चंद्रा नदी आना सागर झील में आके गिरती है। अगली बात आती है, अर्णोराज जी ने एक वराह मंदिर का, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? तो ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाया कहां पे? पुष्कर में। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज जी ने। कहां पे करवाया? पुष्कर में। ठीक है, किसका? वराह मंदिर का निर्माण। आना सागर झील में चंद्रा नदी आके गिरती है, और यहां पे क्या है कि आना सागर झील के किनारे पे इस तरीके से 12 दरी बनी हुई है। क्या है? 12 दरी। और 12 दरी का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था किसने? खुर्रम ने। और खुर्रम को सांझा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सांझा। तो 12 दरी का निर्माण करवाया आना सागर झील के किनारे। एक और बात आती है कि यहां पे एक इस तरीके से उद्यान बना हुआ है, उसका नाम आता है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान। एक और बात आती है सुभाष उद्यान और दौलत बाग। दौलत बाग, इनका निर्माण करवाया दोनों का किसने? जहांगीर ने।
जहांगीर सलीम, जिसे कहा जाता है सलीम जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया, सुभाष उद्यान और दौलत बाग का। अब बात आती है आगे की। इसी झील के किनारे एक इस तरीके से ये परफ्यूम की शीशी रखी हुई है और इस परफ्यूम को क्या कहा जाता है? इत्र। और इस इत्र का है जो बनाया कहां, यहां पे किसने? हसमत बेगम ने। हसमत बेगम, हसमत बेगम ने है जो इत्र बनाने की विधि अपनाई थी इसी झील के किनारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं अगले की। आना सागर या अर्णो सागर अर्णोराज के बाद में शासक कौन आता है? उसका नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ। कौन आता है? विग्रह राज चतुर्थ, या इसको बिसल देव भी कहते हैं, बिसल देव भी कहा जाता है। विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव, इसको कवि बांधव की उपाधि दी। कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? तो कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक ने दी थी। किसने दी थी? जयानक। जयानक ने इसको कवि बांधव की उपाधि दी। और बात क्या आती है? विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी, हरिकेली नाटक की। एक और बात आती है, इसके द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया अजमेर में। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी और इसको फिर है जो 2.5 दिन की 2.5 दिन में ये बन के तैयार की गई थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और बात आती है कि विग्रहराज जो चतुर्थ था, इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि, और दरबारी कवि का नाम आता है सोमदेव। सोमदेव इसका दरबारी कवि था विग्रहराज चतुर्थ का। बिसलदेव रासो, एक और बात आती है, बिसलदेव रासो में इसकी जानकारी मिलती है। बिसल देव रासो में जानकारी मिलती है विग्रहराज चतुर्थ की। और बिसलदेव जो रासो है, इसकी रचना किसने की थी या इसके लेखक कौन थे? लेखक तो नरपति नाल है। नरपति नाल है इसके है जो लेखक थे। बात क्या आती है? विग्रहराज चतुर्थ या इसको बिसलदेव भी कहा जाता है, इसने इसको कवि बांधव की उपाधि दी। जयानक ने हरिकेली नाटक की रचना करी। विग्रहराज चतुर्थ ने किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। इसके दरबारी कवि का नाम आता है सोमदेव। और बात आती है कि इसने 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण करवाया। और बिसलदेव रासो इसमें इसकी जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में, और इसके लेखक है नरपति नाल है। दोस्तों, इसके बाद में आता है आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसकी अपन ने चर्चा कर रखी है पहले की वीडियो में, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, तो उसमें हमने इसकी चर्चा करनी थी। एक और बात आती है तो इसके आगे फिर अपन ने रणथंभौर के जो चौहान शाखा की चर्चा करी थी, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी जानकारी अजमेर के चौहानों से संबंधित है।